मेरे सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है दोस्तों आप सभी का संविधान के इस क्लास में। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के तहत हमने पिछले वीडियो में संविधान सभा को पढ़ा। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कब शुरुआत हुई, सब चीज़ों को हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों को, अनुसूची, शेड्यूल। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अनुसूचियों पर आने से पहले मैंने जो कैबिनेट मिशन कल बताया था, मैंने यह नहीं बताया था कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किसने किया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किसने किया था? कैबिनेट मिशन में कुल कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। अतः कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्होंने क्या लाया था? कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव लाया था। कब? 1942 में। और तीसरे व्यक्ति हैं ए.वी. अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य किस में शामिल थे? कैबिनेट मिशन में। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत ये 3 सदस्य शामिल थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। अगर बात करें कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था दोस्तों? सर पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आज के टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत की अनुसूचियों पर। ठीक है, चलिए देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियोस को आप लोग अपने मित्रों में शेयर कर दिया करें, आप लाइक कर दिया करें और एक अपना पॉजिटिव कमेंट में दिया करें। वीडियो कैसा लग रहा है उसको भी बताया करें आप लोग। जो आपका कमेंट होता है वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, हमें हमारी मनोबल को बढ़ाता है ताकि हम और मेहनत से आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो दूर दराज के छात्र हैं वो बहुत सारे लोग कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और मैंने सोचा है कि मैं खुद लगभग सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को यहीं पर पढ़ा दूंगा, पूरी तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे सही, लेकिन हम आपको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए। हाँ देखिए, जैसे अभी पिछले 2 दिन से हमारी तबीयत ख़राब थी, 2 दिन हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी इंसान ही हैं। कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाता है। वैसे मेरी तबीयत जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो 1-2 दिन रुक गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। वीडियो तभी रुकेगी जब बहुत ज़्यादा हम सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, हम खुद ही आलस नहीं करते हैं, वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। हमारी भाषा में एक कहावत है कि आलस करने में आलस करो, आलस करने में आलस करो। ठीक है, मतलब कि अगर आलस आ रहा है, सोच रहे हैं कि चलिए हम ये काम नहीं करेंगे, तो उस आलस में आलस करिए आप। ठीक है, समझिएगा इस वर्ड को, आलस करने में आलस करो, मतलब आलस करने में ही आलस करो। ठीक है, आलस मत करो, आलस करने में आलस करो। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अनुसूचियाँ। मेरे प्यारे मित्रों, जब हमारा देश, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अतः यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपको 8 टिक करना है। लेकिन अगर पूछ दे कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कितनी अनुसूचियाँ मेरे प्यारे मित्रों? 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग प्रत्येक अनुसूची को बारी बारी से उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो 1 से लेकर 6 तक के अनुसूची हैं, जो 1 से लेकर के 6 तक के अनुसूची हैं, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि 6 के बाद के हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो एक एक का अध्ययन हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुसूची 1 को। अनुसूची 1 को, तो मेरे प्यारे मित्रों, अनुसूची 1 में
भारतीय राज्य क्षेत्र एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय राज्य क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। बस हमको यही जानना है। अनुसूची 1 में क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक, फिर अनुसूची 2 क्या है मेरे प्यारे मित्रों? अनुसूची 2 में जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन का बात किया गया है। ठीक है, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, इनके वेतन का बात किसमें किया गया है? वेतन का बात किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में। ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं मेरे प्यारे मित्रों? तो सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री, पूरा का पूरा मंत्री परिषद और राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आते हैं? संवैधानिक पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ मत समझ लीजिएगा कि जो पार्ले जी में काम करने जाते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करने जाते हैं वो संवैधानिक अधिकारी नहीं होते हैं, न तो उनके वेतन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य मंत्रीगण के वेतन की। ठीक, अब आते हैं आगे अनुसूची 3 में। ठीक है, अनुसूची 3 के तहत मेरे प्यारे मित्रों ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ठीक है, ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। क्या? इनके शपथ का। शपथ मतलब जो कसम खाते हैं ना, शपथ लेते हैं, और इनके शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 3 में। ध्यान रहे कि जो सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति भी सभी, जो राष्ट्रपति होता है वह भी संवैधानिक पदाधिकारी ही होता है, तो उसका वेतन का उल्लेख किसमें है? 2 में। लेकिन सभी संवैधानिक पदाधिकारी का जो शपथ है किसमें है? 3 में। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 3 के तहत शपथ है नहीं लेता है। उसके शपथ का जो उल्लेख है वह किसमें किया गया है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति अपना शपथ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लेता है, जबकि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रीगण अनुसूची 3 के अंतर्गत अपना शपथ ज्ञापन करते हैं। ठीक है, शपथ लेते हैं। ठीक, अब आते हैं अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन मतलब कि जो राज्यसभा है, ठीक है, हमने मेरे प्यारे मित्रों आपको बताया था कि जो संसद है 3 लोगों से मिलकर के बनता है। 3 लोग का मतलब एक राज्यसभा हो जाएगा, एक लोकसभा हो जाएगा और एक हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? हमारा संसद बनता है। अतः जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किसी राज्य के कितने प्रतिनिधि जाएंगे उसका जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद 4 में। अतः राज्यों के सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यों के सीटों का आवंटन राज्यसभा में। ठीक है, अतः राज्यसभा में किसी राज्य से कितने प्रतिनिधि जाएंगे इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 4 में। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? तो हम अब बढ़ते हैं अनुच्छेद नहीं, अनुसूची लिखिएगा। सभी अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद मत लिख दीजिएगा भूल के। ठीक है, अनुसूचियां हैं। अनुसूची 5 के तहत, ठीक है, अब अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? अनुसूची 5 में कहा गया है कि जो अनुसूची क्षेत्र हैं, ठीक है, अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। मतलब समझिएगा, किसके? अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन का। मतलब अनुसूची क्षेत्रों में कौन कौन आते हैं मेरे प्यारे मित्रों? एससी आते हैं और एसटी आते हैं। ठीक है, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। बहुत सारे लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होता, तो लिख लीजिएगा, अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति। ये जो अनुसूची जनजाति है, ये लोग मेरे प्यारे मित्रों हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं, ये लोग जंगलों में रहते हैं। ठीक है, ये लोग जंगलों में रहते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, भीमराव अंबेडकर ने इनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी और इनके लिए कुछ अधिकार दिया गया। ठीक है, जैसे इनका जो संरक्षण
प्रदान होता है। जो एसटी होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, उनको जो सुरक्षा दिया गया है किसके तहत दिया गया है? अनुसूची 5 के तहत। और जो एससी है उन्हें भी अनुसूची 5 के तहत ही सुरक्षा दिया गया है। ठीक है, अतः ये जो एससी है मेरे प्यारे मित्रों, एससी वाले जो होते हैं हम लोगों की तरह ही गांव में एक सामान्य सी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन जो एसटी होते हैं वो हम लोगों की तरह सामान्य नहीं होते। ठीक है, हम लोगों की तरह सामान्य नहीं होते। उनका रहना, खाना, पीना, भाषा सब कुछ अलग होता है। लेकिन जो एससी होते हैं इनका रहना, खाना, पीना सब कुछ हम लोगों की तरह ही होता है। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची 6 पर। ठीक है, अनुसूची 6 पर तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची 6 में असम त्रिपुरा क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लिखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान दीजिएगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AM यम से मेघालय और मिजोरम है। मणिपुर को ध्यान में मत लाइएगा। ठीक है, मणिपुर को ध्यान में मत लाइएगा, चूँकि ये जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 राज्य हैं, इतना कन्फ्यूजन होता है ना इनको पढ़ने में। पता नहीं इनका नाम लो तो ये ऊपर हो जाए तो ऊपर से नीचे ऊपर होते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, अतः AM TM। ध्यान रखिएगा, मेघालय यम, मिजोरम यम, फिर मणिपुर यम। ठीक है, लेकिन मणिपुर को यहाँ पर मत लाइएगा, सिर्फ और सिर्फ मेघालय और मिजोरम को लाइएगा। तो अनुसूची 6 में कहा गया है दोस्तों कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इन चारों राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 6 में। ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? इतनी बातें आप लोग समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 तक हो गया। अब अनुसूची 7 पर आएंगे। 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए लिखिएगा, अनुसूची 7। अनुसूची 7। ठीक है, अनुसूची 7 में मेरे प्यारे मित्रों का क्या कहा गया है? अनुसूची 7 में सूचियों का उल्लेख है। ठीक है, सूचियों का उल्लेख है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह सूची क्या होती है इसको समझिएगा। जो सूची होती है, सूचियों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, सूचियों को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा सुनिएगा। पहला भाग है संघ सूची या फिर केंद्र सूची, संघ सूची या केंद्र सूची। दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो मेरे प्यारे मित्रों बताइएगा, हमारा जो भारत देश है, हम यह कह सकते हैं हमारा भारत देश राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में यह कहा भी गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अतः राज्यों का जब संघ होगा तो इसमें राज्य भी है। ठीक है, संघ तो होगा ही होगा, लेकिन राज्यों से मिल करके बना है संघ। तो जो राज्य है और संघ है, दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, राज्य और संघ दोनों के मध्य क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो जो केंद्र सूची है, केंद्र सूची के तहत कुछ ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर निर्णय सिर्फ क्या ले सकता है? केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। ठीक है, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। और ऐसे कितने विषय मेरे प्यारे मित्रों? 97। ठीक है, पहले 97 विषय थी, अब कितने हो गई है? 100। ठीक, मतलब कि जब संविधान लागू हुआ था तो केंद्र कितने विषयों पर अपना निर्णय ले सकती थी? 97 विषयों पर। लेकिन वर्तमान समय में अगर पूछेगा तो 100 विषयों पर लेगा। ठीक है, जैसे समझिएगा, जैसे केंद्र किन किन विषयों पर निर्णय ले सकता है? रेलवे पर ले सकता है। ठीक है, रेलवे केंद्र के अंतर्गत आता है।
और उसके बाद जनसंख्या पर ले सकता है, ठीक है, जनसंख्या पर ले सकता है। इसी प्रकार से कुल 100 विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ कौन निर्णय ले सकता है, केंद्र सरकार निर्णय ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं राज्य सूची पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, राज्य सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय आते हैं? पहले तो 66 विषय आते थे, ठीक है, लेकिन 5 घटा के 61 कर दिया गया है। पहले 66 विषय आते थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल कितने विषय हैं राज्य सूची में? 61 विषय हैं। अतः इन 61 विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची को। ये जो 61 विषय होंगे, इन पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार किसको होगा? राज्य सूची को होगा, ठीक है। जैसे लीजिएगा, प्रत्येक राज्यों की पुलिस विभाग को ले लीजिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य की पुलिस विभाग को ले लीजिए। प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ परीक्षाएं आयोजित कराता है, उसको ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से राज्य सूची में कुल कितने विषय शामिल है वर्तमान में? 61 विषय। अगर पूछ दे कि मूल संविधान में राज्य सूची में कुल कितने विषय शामिल थे, तो आपका आंसर होगा 66। अब कितना कम किया है? 5 कम कर दिया, ठीक। और समवर्ती सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? पहले 47 थे। कितने थे? शुरुआत में 47 थे, लेकिन जब यहाँ से 5 निकाला तो इसमें ला करके 5 जोड़ दिया, अब कितना हो गया है? 52 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया? 52। अतः समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है समान, सम मतलब होता है समान। ये जो सम है, सम का अर्थ होता है समान। अतः समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, पहले 47 था, अब कितना हो गया है? 52। इन 52 विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निर्णय ले सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें निर्णय ले सकते हैं किस पर? समवर्ती सूची के विषयों पर, ठीक है। लेकिन अगर न तो केंद्र सरकार मानती है, न तो राज्य सरकार मानती है, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार का फैसला नहीं मानती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार का फैसला नहीं मानती है, तो इन दोनों में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र भारी पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि केंद्र की बात मानी जाएगी, ठीक है, राज्य की नहीं। समवर्ती सूची में यदि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवाद होता है तो हमेशा केंद्र की बात मान्य होगी, राज्य सरकार की नहीं, ठीक है। तो क्या ये सूचियों को समझ में आया? अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें अनुसूची 8 की तरफ। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, अनुसूची 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अनुसूची 8 में किसका वर्णन किया गया है या फिर किसका उल्लेख किया गया है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछ दे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था या मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो आपका उत्तर होगा कि सर, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। लेकिन अब आपसे पूछ दे कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे सर, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। किसमें? अनुसूची 8 में, ठीक है। तो 14 के बाद पहले एक भाषा जुड़ा, ठीक है, फिर 3 भाषा जुड़ा, फिर उसके बाद 4 भाषा जुड़ा, ठीक है। 14 था, 14 के बाद फिर 1 जुड़ा, 1 के बाद फिर 3 भाषा जुड़ा, फिर 3 भाषा के बाद फिर 4 भाषा जुड़ गया 7 में, ठीक है। तो वर्तमान समय में कुल कितने भाषा हो गए? 22 भाषाएं हो गई। किसमें? अनुसूची 8 के अंतर्गत, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो 15वां भाषा जोड़ा गया था, 14 के बाद जो भाषा जोड़ा गया, कौन सी भाषा थी? तो इस भाषा का नाम है सिंधी। क्या? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जो 3 भाषा और जोड़ी गई थी, 3 भाषा और कौन कौन सी थी? लिखिएगा, मणिपुरी, कोंकणी और कोंकणी ऐसे रहेगा, ठीक है। मणिपुर, कोंकणी
और नेपाली। नेपाली क्या है? एक विदेशी भाषा है, ठीक है, एक विदेशी भाषा है। तो पहले एक भाषा जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, फिर 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा थी? संथाली, मैथिली, दिख रहा है ना उधर, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इन चारों भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इन 4 भाषाओं को, ठीक है। अतः कुल कितने भाषा हो गए? 14 भाषा के बाद एक 15, 3 जुड़ा, कितना हो गया? 15, 3 18 हुआ, 18 में फिर 4 भाषा जुड़ा, कितने हो गए? 22 भाषा हो गए हैं, ठीक है, 22 भाषा हो गए हैं। इसमें भोजपुरी अंग्रेजी शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन 22 भाषाओं में कहाँ गया? इन 22 भाषाओं में हमारा जो भोजपुरी लोग बोलते हैं, ना तो भोजपुरी शामिल है, ना तो अंग्रेजी का कतई जिक्र है, ठीक है। अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी और भोजपुरी का जिक्र इसमें नहीं है, ठीक है। चलिएगा, थोड़ा सा पानी पी लें। समझिएगा। अब उसके बाद गर्मी बड़ी हो रही है, प्यास लग जा रही है। चलिए, ये हो गया हमारा अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब बात करते हैं हम लोग अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 की, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनुसूची 9 में भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। आप यह कह सकते हैं कि ये जो अनुसूची 9 है, जो अनुसूची 9 है, यह है प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या? अनुसूची 9। अनुसूची 9 क्या है मेरे प्यारे मित्रों? संपत्ति अधिग्रहण या भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार से संबंधित है या फिर संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। जैसे यदि अगर सरकार चाहे तो आपकी ज़मीन ले सकती है और आपकी ज़मीन के बदले मुआवजा दे सकती है। आप उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते। अतः जो अनुसूची 9 में जो विषय दिया गया है भूमि सुधार के लिए, ठीक है, उसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये अतः आप उसके लिए चुनौती नहीं दे सकते, केस नहीं कर सकते कि नहीं हम अपना ज़मीन नहीं देंगे या फिर कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। जैसे हमारे साइड में रेलवे है, अभी जब यहाँ से रेलवे जाएगा तो फिर रेलवे के लिए अगर ज़मीन चाहिए तो सरकार ले लेगी, ठीक है, भूमि अधिग्रहण कर लेगी, उसके बदले हमें क्या देगी? कुछ पैसा देगी, कुछ मुआवजा देगी। हम उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। क्या आपको अनुसूची 9 समझ में आया? हमारे संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 थी, उसके बाद 9वां आया, फिर 10वां आया, फिर 11वां आया, फिर 12वां आया। समझिएगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको। ध्यान रखिएगा इसको, अनुसूची 9 को। इसको जो अनुसूची 9 है भूमि सुधार से संबंधित है या फिर कह सकते हैं संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 10 पर। अनुच्छेद नहीं मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी गलती से निकल जा रहा है अनुच्छेद, अनुसूची 10 पर, ठीक है। अनुसूची 10 पर तो मेरे प्यारे मित्रों अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों दल बदल विरोधी कानून क्या होता है? 1970 से पहले, 1970 के दशक से पहले, ठीक है, 1970 के दशक से पहले कुछ मंत्री या फिर कुछ सदस्य ऐसे होते थे जो कि बहुत ज़्यादा दल बदलते थे, ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ
1967 में हरियाणा के एक मंत्री थे, एक दिन में 3 बार दल बदल डाले, ठीक है, एक दिन में 3 बार दल बदले। तो इसीलिए बस इसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 10 को जोड़ा गया, यहाँ लिख लीजिएगा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन कब? 1985 में। सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन संविधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह पूछता है। मुझे हंसी इसलिए आ रही कि क्या नाम है उनका, गया ऐसे कुछ नाम था, ध्यान नहीं आ रहा है, इसको बता देंगे हम कल वाले वीडियो में। वो एक दिन में, हरियाणा के थे, वो एक दिन में 3 बार दल बदले थे। सोच सकते हैं, बस इसी को काबू पाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया कि आप यदि इतनी बार आप कानून दल नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। ओके, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया, फिर जोड़ा गया। किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारे मित्रों? राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अब उसके बाद है मेरे प्यारे मित्रों अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ग्राम पंचायत का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 12 में नगर पालिका या फिर हम कह सकते हैं नगर पंचायत का उल्लेख है। नगर पंचायत का उल्लेख है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अभी कुछ यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं और नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था मेरे प्यारे मित्रों कुल 29 विषय हैं और नगर पंचायत में कुल 18 विषय हैं। यहाँ से प्रश्न बन चुका है। तो ये हमारा समाप्त हुआ आज अनुसूची। कल हम लोग समाप्त करेंगे संविधान के भाग को, ठीक है। कल हम लोग संविधान के भाग को समाप्त करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग एक एक चैप्टर को समाप्त करते जाएंगे। अगर प्रस्तावना की बात आएगी तो प्रस्तावना कम से कम 2 वीडियो में समाप्त होगा, ठीक है। क्योंकि प्रस्तावना से प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पूछते हैं और थोड़ा डीप जाके पूछते हैं। डीप क्या, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको समझाने की प्रक्रिया में 2 वीडियो बन जाएगा, ठीक है। लंबा हो सकता है, फिर कहेंगे आप लोग तो 1 से 1.5 घंटे में हम एक लेक्चर में उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। आज भारत की अनुसूचियों को हमने समाप्त किया। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए इसको रिकैप कर लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। 2 में क्या है? जितने संवैधानिक पदाधिकारी होंगे उनके वेतन का उल्लेख है। 3 में क्या है? उनके शपथ का उल्लेख है। 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्यों के लिए आवंटित सीटें हैं, ठीक है। 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के जो अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके लिए प्रशासन का उल्लेख है, ठीक। फिर अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 5 में वो है अनुसूची 5 में अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है। लेकिन अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। फिर आता है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में सूचियों का उल्लेख है। सूची कितने होते हैं? 3 सूची हैं। कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले कुल 97 विषय थे, अब कुल कितने हो गए हैं? 100 विषय। अतः 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार निर्णय ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, ठीक है। फिर 66 विषय पहले किसमें थे? राज्य सूची में, लेकिन 5 विषय कम कर दिए गए और कितने विषय कर दिए गए? 61 विषय। अतः वर्तमान में 61 विषय ऐसे हैं जिनमें हमारा या फिर कोई भी राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है या फिर वही निर्णय ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मेरे प्यारे मित्रों पहले 47 विषय था, 5 विषय राज्य सूची से घटाया गया तो लेके इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। अब कितने विषय हो गए समवर्ती सूची में? 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में मैंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मतलब निर्णय ले सकते हैं, और यदि इन दोनों के निर्णय में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य की सरकार के बीच विवाद की जो स्थिति उत्पन्न अगर होती है, तो ऐसे समय में या फिर ऐसे
में निर्णय कौन देगा? जो केंद्र सरकार होगा, ठीक है। अतः केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, राज्य सरकार की नहीं, यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अनुसूची 8 को। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 8 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में कुल कितने हैं? मूल संविधान में कुल 14 भाषा का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में 22 भाषा, ठीक है। और सभी भाषाओं का उल्लेख अभी यहाँ पर जिक्र यहाँ पर किया, ठीक। ऐसे ही 11वें पर आए हम लोग, 9वें पर आए। 9वें में भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां है दल बदल विरोधी कानून। 11वां है ग्राम पंचायत और 12वां है नगर पंचायत, ठीक है। तो हमारा अनुसूची हुआ समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग को। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें आप लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, उन्हें भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।